चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ तक सब ठीक है? आगे बढ़े। यस। चलिए दोस्तों, तो एक बात आपको समझ में आई कि जब कभी भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो वर्क डन यदि पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा, है ना? क्योंकि देखो, ये यहाँ पर हमने प्रूव किया था इस चीज को, यहाँ पर ये देखो, वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के होते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टामक करके, वर्क डन, वर्क डन is positive, is greater than zero, then क्या होगा बेटा? फाइनल टेम्परेचर विल बी लेसर देन इनिशियल टेम्परेचर। ओके, और यदि वर्क डन लेस देन जीरो हुआ तो क्या होगा? तो फाइनल टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। ओके, ये कहाँ हो रहा है? एक्सपेंशन में, और ये कंप्रेशन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस और नो दोस्तों, डू यू एग्री? यस सर। गुड, नाइस, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, और कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एडियाबेटिक कांस्टेंट मैंने बता दिया था, वो सारी चीजें हो गई थी, ये भी हमने कर लिया। अभी इसका ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा ग्राफ में डायरेक्टली मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आइसोथर्मल जैसा है। एक मिनट ऊपर जाकर देख लेते हैं क्या हो गया। या ग्राफ बता दिया मैंने, है ना आपको? तो बस उसी को आगे कंटिन्यू कर दे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि एक आइसोथर्मल कर्व और एडियाबैटिक कर्व साथ में दे दिए जाए तो आप उनको कैसे पहचानोगे? कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक का है, कैसे पहचानोगे, है ना? तो यहाँ पर बात करते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। तो बच्चों, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कर्व में हम लोगों को क्या करना है? डिफरेंस बताना है, ठीक है। देखो, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन उनका कर्व जो होता है वो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो वो मैं आपको परफेक्ट वी कैन से एक ट्रिक के साथ बता देता हूँ। ट्रिक तो क्या है, बस ऐसे ही। देखिए दोस्तों, हम लोग यदि बात करें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स की, तो देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? यहां से यहां तक ये पूरा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये वाली प्रोसेस कौन सी हो गई? आइसोबारिक, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी तो बात करनी नहीं है। आइसोकोरिक तो डायरेक्टली नीचे होती है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आइसोबारिक के बाद मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल की। तो बेटा आइसोबारिक में क्या होता है? पी कांस्टेंट रहता है, और हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर रख लिया हमने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक की। तो एक कर्व इस तरह से आपको दिखेगा, और एक कर्व ना उससे भी नीचे आपको दिखाई देगा इस तरह से। गेटिंग? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कर्व एक जैसे ही होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन एक कर्व थोड़ा सा नीचे होगा। ये एक्सपेंशन के लिए, किसके लिए? एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन का कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो यहां पर क्या आप बता सकते हो कि कौन सा वाला आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है? बोलिए। यस, ऊपर वाला होता है आइसोथर्मल, ठीक है, और नीचे वाला जो होता है वो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो ये कब है? ये फॉर एक्सपेंशन, यानी कि आप बोल सकते हो ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ठीक है। और अब मैं यहां पर ले लेता हूं इसका सेकेंड कर्व, तो वो आएगा ड्यूरिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा?
तो यहाँ पर कंप्रेशन के लिए ले लेते हैं। यदि गैस कंप्रेस हो रही है तो उसका कर्व कैसा होगा? तो बेटा यहाँ पर ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। आप इस प्रेशर को हटा, इसका इसका बनाने से कोई फायदा नहीं है ना, इसको हटाओ। हम लोगों को मेनली आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का कर्व आपको दिखाई देगा। दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेम स्टेट से पहले एक बार गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किया और एक बार एडियाबैटिकली, ठीक है। ये इस टाइप से आ गया कर्व। तो आप देखो कंप्रेशन में कर्व बिल्कुल मतलब इस तरह से ड्रॉ हुआ है। तो अब देखो ऊपर वाला और नीचे वाला अभी ये बदल जाएंगे। देखो वहां पर ऊपर कौन था? आइसोथर्मल, और नीचे कौन था? एडियाबैटिक। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ कौन होगा? यहाँ पर ऊपर की तरफ एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक, और नीचे की ओर आइसोथर्मल। ओके, तो याद रखना है बेटा कि यहाँ पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों में अलग होता है, ठीक है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके, तो ये मैंने कंप्रेशन और एक्सपेंशन दोनों को आपके सामने ले लिया है। हाँ जी, यदि आप कंप्रेशन की बात करो तो वर्क डन इन एडियाबैटिक, वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, राइट? तो वर्क डन इन एडियाबैटिक का मैग्नीट्यूड लोगे आप, है ना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो ये तो कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क तो नेगेटिव ही होगा यहाँ पर। तो दैट विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल, ठीक है। और यदि इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको पता ही है डायरेक्टली कि वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडियाबैटिक, या वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। यस, समझ आया दोस्तों? वैसे भी ये वर्क पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन कंप्रेशन के वक्त वर्क नेगेटिव है इसलिए मैंने लगाया है वहां पर मॉड, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पाए? अब देखिए एक और बात है, जैसे आप जानते हो पीवी, है ना, आइसोथर्मल के लिए क्या होता है? पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे जैसे वी की पावर रेज होती जाएगी ना, तो ये एक्सपेंशन वाला कर्व है ना बेटा, कि नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। पीवी की रेज, अभी वी की रेज कितनी है? 1 ना, तो कौन सा आ गया? आइसोथर्मल, ओके। यदि पीवी रेज टू 2 आ गया बाई चांस, तो बेटा वो आइसोथर्मल से नीचे की तरफ आएगा वो कर्व, समझ रहे हो? जैसे जैसे वी की पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सपेंशन कर्व जो है वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा। ये ट्रिक याद रखना। आर यू गेटिंग? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे जैसे वी की पावर, अगेन। हाँ बेटा मैंने ये बोला कि हमारे पास एक इक्वेशन है आइसोथर्मल के लिए, क्या लिखते हैं हम लोग? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? यहाँ वी की रेस कितनी है? 1, यस, ओके। तो इसका जो कर्व आएगा दैट विल बी लाइक दिस। यदि आप v की रेस इंक्रीज करते हो, लेट से pv रेस टू 2 लगा दिया आपने, तो बेटा वो इसके नीचे आएगा, मींस कर्व विल बी डाउनवर्ड, ओके, समझ आया? यदि pv रेस यस। टू 3 करोगे तो वो उससे भी नीचे आएगा, pv रेस टू 3। आर यू गेटिंग? तो जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? कर्व नीचे शिफ्ट होता जाएगा और उसका वर्क डन डिक्रीज होता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए पीवी इजिकल्स टू कांस्टेंट होता है, लेकिन एडियाबैटिक के लिए पीवी रेज टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट होता है, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाय एफ, राइट? तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल से तो नीचे ही आएगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन। कंप्रेशन में इसका उल्टा है। ओके दोस्तों, याद रहेगा? हाँ सर, कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप, ऊपर वाला थोड़ा बच गया। बेटा ऊपर तो कुछ किया ही नहीं था। अच्छा ये वाला, हाँ यहाँ से ये छोटा सा, ये 2 स्टेटमेंट लिखे थे हमने, ठीक है, नोट करो जल्दी से। पावर बढ़ेगा वॉल्यूम का तो आइसोथर्मल का कौन नीचे आएगा कि आइडियाबैटिक का कौन नीचे बेटा होगा? आइसोथर्मल में तो पावर 1 ही होती है ना वॉल्यूम की, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। अब हाँ। तुम आइसोथर्मल की जगह कोई दूसरी प्रोसेस लिखना चाहते हो तो अब उसमें वी की पावर तो चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपने एडियाबैटिक ले ली, तो एडियाबैटिक में वी की रेस गामा होती है और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, मतलब इसका कर तो
आइसोथर्मल से नीचे आना चाहिए ड्यूरिंग एक्सपेंशन, राइट? यस। यस। तो इसी के तो बेसिस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी, ओके? सर वो वर्कमैन वाला जो लिखा है आप, दैट इज फॉर एडियाबैटिक ओनली, राइट? हाँ, यस, ये एडियाबैटिक के लिए, ये बेटा ये दोनों एडियाबैटिक के लिए, ऑब्वियसली वो एडियाबैटिक प्रोसेस चल रही है तो एडियाबैटिक के लिए ही है ना। ओके। ओके, ये दोनों जो पॉइंट्स सही है एडियाबैटिक के लिए ही लिखवाया है मैंने। यानी कि वर्क डन पॉजिटिव है तो आप समझ लो कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम होगा, ठीक है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। चलिए, तो आपसे एक बात थोड़ा और ऊपर पूछ लेता हूँ। हेलो, हाँ, सर, थोड़ा ऊपर ग्राफ दिखाया ना। हाँ मेरा ग्राफ ग्राफ बना लो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सर आइसोथर्मल नहीं ड्रॉ किया राइट वाले में? राइट वाले में ये रहा ना आइसोथर्मल, ये रहा। आइसो आइसोबैरिक, बारीक सॉरी। ड्रॉ नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं है ना। एक्चुअली पहले वाले में भी नहीं करना था, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया ड्रॉ। आप फर्स्ट वाले से भी आइसो बारीक हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले में यदि ड्रॉ करना है तो यहाँ से शुरू हुआ ना, तो ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ऐसे, मतलब यहाँ ऐसे, समझ रहे हो ना? यस सर। वो इसलिए मैंने लगाया नहीं उसको यहाँ पर, ठीक है ना? आइसो बारीक तो क्लियर है ना, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बस प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ओके मॉड दोस्तों, क्यों लगा रहे हो? बेटा मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि देखो, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव होता है ना? तो ये माइनस साइन की वजह से, मतलब वो साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे देखा जाए वैसे देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, यदि साइन कन्वेंशन को ले लो तो, है ना? साइन कन्वेंशन को साथ में ले लिया जाए तो ऐसा ही होगा, लेकिन साइन कन्वेंशन को नहीं लिया जाए तो फिर उल्टा हो जाएगा। गॉट इट? क्योंकि आपको यस पता सर। है -10 इज लेसर देन -5, राइट? -10 जो होता है -5 से छोटा होता है। और बेटा कंप्रेशन में तो वर्क हमेशा नेगेटिव ही होता है ना, इसलिए। डन दोस्तों, ओवर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, बस ये यहाँ पर सामक करके और एक ग्राफ ही बना रहे हैं और कुछ नहीं। पी और यहाँ पर बी, वॉल्यूम हो गया, ठीक है? सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूं, ये तो हो गई आइसोबारिक, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर लूं, तो ये हो गई आइस। अच्छा, इसको रहने देते हैं। ये सारे एक्सपेंशन कर्व्स दे रखे हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 कर्व्स है ना? तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और मोनोएटॉमिक, एडियाबैटिक फॉर डायatomic, नाउ एडियाबैटिक फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है? ये आपके सामने मैंने 1 2 3 एंड 4 नेम्स लिखे हैं। बेटा किसका कौन सा कर्व होगा, किसका कर्व कौन सा होगा? चलिए मैं 1 2 3 4 की जगह ABCD लिख देता हूँ, है ना? ABCD लिखना बेटर रहेगा। यस, A B C एंड D, 4 कर्व्स आ गए आपके पास। आपको क्या करना है, आपको किसका कौन सा कर्व है मैच करना है, या फिर उसके आगे लिखना है। ओके, सो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब सबसे ऊपर वाला आइसोथर्मल का होगा, है ना? बेटा आपको ये पता है गामा मोनो एटॉमिक कितना होता है?
मैंने बोला था आपको 1+2/f फॉर्मूला याद रखना है, तो कितना आ जाएगा 1+2/3 यानी कि 5/3 आ गया। ओके, अभी गामा डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए ले लूं तो 1+2/5 तो ये आ जाएगा 7/5। उसके बाद मैं बात करूं गामा पॉलीएटॉमिक, तो मैं इसको ले लेता हूं 1+2 यहाँ पर कितना लूं 3+3 6 है ना, तो ये 6, तो ये कितना हो गया बेटा 4/3। ओके, अच्छा बेटा 5/3 की यदि वैल्यू लिखना चाहे तो वो ऑलमोस्ट कितनी आती है? 1.6। 1.6666। वेरी गुड। और यदि इसकी बात करें तो है ना 1.4 और and then इसकी 1.3। यहाँ, तो आपको एक बात पता चल रही है कि एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन होती है पीवी रेस टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस और नो, है ना। और आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि गामा मोनोएटॉमिक सबसे ज्यादा है, उसके बाद गामा डायएटॉमिक है और उसके बाद गामा पॉलीएटॉमिक है। यस, अकॉर्डिंगली बताओ अब कर्व कैसा, कौन सा किसका होगा, बोलिए। मोनो सबसे एटॉमिक का डी लोवेस्ट होगा। Monatomic comes lowest, I think। या तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो उतना ही नीचे, तो सबसे नीचे वाला मोनोएटॉमिक होगा, तो मोनोएटॉमिक का हो जाएगा डी। ओके, उसके बाद एडियाबैटिक डायटोमिक, डायटोमिक का आ जाएगा सी, और ये हो गया बी। क्लियर, तो बी वाला पॉली, ए वाला आइसोथर्मल, सी वाला डायटोमिक और डी वाला मोनोएटॉमिक। ओके दोस्तों, याद रहेगा? क्लियर? यस सर। Then आपको कैसे पता चला that like if you increase the power the graph goes more down? बेटा एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया था वर्क डन के बारे में, है ना, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, सबसे कम होगा मोनोएटॉमिक का, है ना। वो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1, याद है? तो जब आप ये यूज करते हो तो आपको जो वर्क डन मिलता है ना, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो आप देख लोगे कि गामा मोनोएटॉमिक सबसे नीचे होगा। वर्क डन इन मोनोएटॉमिक प्रोसेस विल बी लेस लीस्ट, उसके बाद वर्क डन इन डायएटॉमिक, और फिर वर्क डन इन पॉलीएटॉमिक वो उससे ज्यादा है, और वर्क डन इन आइसोथर्मल सबसे ज्यादा होगा। ओके, समझ आया? तो इससे मुझे पता चला कि कौन कहाँ आएगा, या फिर आप इनकी स्लोप देख सकते हैं, तो स्लोप से पता चल जाता है ना। यदि आप स्लोप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो दैट इज बेटर। तो आपको एक बात पता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या कर लो, ऐसे लाइन खींच लो। देखो ये वाला आपको पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, बट एक बार देख लो। यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट से यहाँ पर मैं स्लोप ड्रॉ करूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन चारों कर्व में मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ। तो बेटा स्लोप यदि मैं ड्रॉ करूँ तो मुझे कैसी मिलेगी स्लोप? मुझे पता है आइसोथर्मल के लिए होती है कितनी, -P/V ये होती है। अच्छा, और एडियाबैटिक के लिए क्या होती है, गामा -P/V, यस और नो। Yes और sir. गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, इसका मतलब एडियाबैटिक की स्लोप जो होगी इससे ज्यादा आएगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगी। यस, बात समझ में आ रहा है बच्चों, बात समझ में आ रही है? So like more inclined now that way. हाँ, वी कैन से मतलब कहने का मतलब यह है कि ज्यादा नेगेटिव, मतलब आप उससे यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, गॉट इट। मतलब आप Yes. देखोगे कि ये वाला इस तरह से आ रहा है, तो ये नीचे जैसे जैसे नीचे जाता जा रहा है थोड़ा सा इस तरह से, मतलब स्लोप जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, एक ही पॉइंट से खींचना है। हाँ जी, Okay. बिल्कुल, एक ही पॉइंट पर खींचोगे तो ही तो कंपेयर कर पाओगे, अलग अलग पॉइंट्स पर खींचोगे तो फिर कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। फॉर द सेम वॉल्यूम या फॉर द सेम प्रेशर आप ले सकते हो, ठीक है, क्लियर?
Isobaric फिर is भी आप gamma of 0, right? आइसोथर्मल के लिए आपको गामा लिखना ही नहीं, आइसोथर्मल का ये रहा माइनस ऑफ No, पी sir, I बाई mean वी। isobaric. आइसोबारिक के लिए बेटा, आइसोबारिक के लिए 0 है, ठीक है, उसकी स्लोप एकदम फ्लैट है, मतलब 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर गामा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालो और स्लोप डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। ओवर। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो इसके लिए देखो दो तरीके हैं, एक तो स्लोप वाला तरीका और एक वर्क वाला। मुझे स्लोप वाला कम पसंद आता है, मैं वर्क वाला यूज करता हूँ, आपको जो पसंद आए आप यूज कीजिए, ठीक है। क्लियर दोस्तों? तो ए वाला कर्व आइसोथर्मल है और सबसे नीचे वाला मोनो एटॉमिक है, क्योंकि उसकी पावर जो है वो सबसे ज्यादा है, उसका गामा सबसे ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। डन। यस बेटा, वो आपको, आप टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी स्लोप, वो तो बेटा, और यदि करेक्ट कर्व ड्रॉ कर रखा होगा तभी आप कर पाओगे, बाकी तो आपको फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स बेटर कि आप वर्क डन से याद रखो, सबसे इजी अप्रोच यही है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको वर्क डन वाली अप्रोच बताई है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेंशन जैसे जैसे v की पावर इंक्रीज होती जाएगी, वर्क डन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कर्व नीचे शिफ्ट होता जाएगा। ओके, क्लियर? समझ आया Yes, सबको? sir. गुड, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग कर चुके हैं। ओके, नाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, समझ आया? आगे बढ़े, नोट किया बच्चों? Yes, sir. ओके, ओके दोस्तों, जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर पेश करता हूँ, एक मिनट। सो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है ना, जस्ट जस्ट 2 लाइंस का सॉल्यूशन, तो वो भी आपको करना है अभी, ठीक है। या तो 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं आपके सामने अभी पेश करने वाला हूँ, और वही क्वेश्चंस जो है आपको अभी भी सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कंटेनर स्लाइडली कंडक्टिंग वॉल्स, उसकी स्लाइडली कंडक्टिंग वॉल्स है, ठीक है। उसका इनिशियल आपको टेम्परेचर एंड वॉल्यूम गिवन है 47 डिग्री एंड 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब इन शॉर्ट टाइम और इन अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। गामा 1.4 दिया है, और बेटा एक हिंट दिया है सॉल्व करने के लिए, जब भी आपको 2 रेज टू 0.4 मिले उसकी वैल्यू आपको 1.3 रखनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नोट किया? कर लो जल्दी से, टाइम नहीं तो। हाँ, ठीक है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैंने ग्रुप में भी पेस्ट कर दिए, 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहले इसको सॉल्व कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी, क्विकली, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे आपका आंसर आ जाता है उसको आप पेस्ट करेंगे चैट में, ओके। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं क्या करोगे, सबसे पहले तो गिवन डाटा को लिखो, है ना। क्या क्या डाटा गिवन है वो लिखोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है। आपको बोला एक स्लाइडली कंडक्टिंग वॉल्स है, ओके, स्लाइडली कंडक्टिंग है मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्ट तो कर ही सकती है। इनिशियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, बेटा इनिशियल टेम्परेचर तो यहाँ पर 47 डिग्री दिया है, 47 डिग्री को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 केल्विन, है ना, 320 केल्विन हो जाएगा, ओके। और इनिशियल वॉल्यूम आपको गिवन है, दैट इज 400 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइनल वॉल्यूम आपको दे दिया है
200 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर, यानी राइज इन टेम्परेचर पूछा है, डेल्टा टी पूछा है, तो आप फाइनल टेम्परेचर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल टेम्परेचर जो आपको फाइंड करना है उसके लिए आपको दो ऑप्शंस हैं, मतलब दो कंडीशंस है। पहला, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि वॉल्यूम को ना बहुत ही शॉर्ट टाइम में कंप्रेस कर दिया, तुरंत से कंप्रेस कर दिया उसको। और दूसरा, एकदम स्लोली, धीरे धीरे, अच्छा खासा टाइम लेकर उसको कंप्रेस किया है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है, तो इन दोनों के लिए आपको आंसर बताना है। Sir, the first one will be adiabatic process, no? यस बेटा, शॉर्ट टाइम मतलब टाइम ही नहीं मिला हीट एक्सचेंज करने के लिए, इसका मतलब एडियाबेटिक। और लॉन्ग टाइम मतलब आइसोथर्मल। Sir, isothermal कैसे होगा? Like temperature constant तो नहीं रहेगा ना? बेटा वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, So we have to take 1 mole of gas. बेटा you don't need to take any mole of gas because it can be solved directly. Okay, sir. No need to use any mole, number of moles not required. ठीक है, तो बेटा इन शॉर्ट टाइम लिखा है, मतलब सिस्टम को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो सराउंडिंग से टेम्परेचर एक्सचेंज कर पाए, हीट एक्सचेंज कर पाए। तो इसलिए फर्स्ट प्रोसेस जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, एडियाबैटिक, है ना, शॉर्ट टाइम लिखा है। तो जब भी ऐसा शॉर्ट टाइम वाला मिले और पार्शियली कंडक्टिंग वॉल्स मिले या फुली, वी कैन से कि ऐसे में क्या होगा, गैस को टाइम ही नहीं मिलेगा, तो वो एडियाबैटिक मानी जाएगी। ठीक है, और जो बी वाली प्रोसेस है उसमें लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम एक ही बात बोलता है कि भाई आराम से जितना टाइम लेना है लो, लेकिन सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर को एक्सचेंज करके अपना टेम्परेचर बैलेंस करके रखो, तो वो है आइसोथर्मल। ठीक है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, तो बेटा लॉन्ग टाइम वाला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो आपको आता है पहले से, है ना। आइसोथर्मल में क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर, यानी कि 320 केल्विन। आइसोथर्मल का तो आंसर आ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, एंड दैट इज 0। कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर। ओके, यस दोस्तों, अब एडियाबेटिक की बात करनी है, इसका बताओ। वेरी गुड, सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, सही है, सानी का आंसर सही है, बस उसका डिफरेंस आपको चेंज इन टेम्परेचर बताना था ना, इसलिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन हो, तो क्या फॉर्मूला था बेटा, टी वी रेज टू गामा माइनस वन, यही था क्या। Yes, sir. या तो टी टू वी टू रेज टू गामा माइनस वन। ओके, डाल दो वैल्यू। टी वन मतलब 320 केल्विन इंटू वी रेज टू गामा माइनस वन, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो 400 रेज टू गामा माइनस वन। बेटा गामा की वैल्यू 1.4 दी है, तो ये 0.4 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर टी टू आपको फाइंड करना है, यहाँ पर 200 रेज टू 0.4। एक्चुअली 1.4 माइनस वन इज 0.4, ठीक है ना, क्योंकि गामा आपको 1.4 गिवन है। ओके, तो ये चीज को सॉल्व कर रहे हैं, तो टी टू इज इक्वल्स टू 320 मल्टीप्लाइड विद, बेटा ये उसके नीचे चला जाएगा, तो 400 डिवाइड बाय 200, है ना, 400 डिवाइड बाय 200, क्योंकि दोनों की पावर सेम है ना, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, राइट। ओके, ये हो गया 320 इंटू 2 रेज टू 0.4। यूनिट्स तो दोनों तरफ बैलेंस हो ही रही है, इसलिए चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, और 2 रेज टू 0.4 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 1.3, तो 320 इंटू 1.3, यस, तो कितना आ रहा है, 416 केल्विन, है ना। सो आंसर इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और वो आ रहा है 96 केल्विन, इज द करेक्ट आंसर।
ओके, समझ आया? वेरी गुड, नाइस। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसको समझ पाए? हेलो, Yes, sir. गुड। या तो ये होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये नोट किया सबने? सर कैन यू स्क्रॉल अप, हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ बेटा, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पेश किया है यहाँ पर। ठीक है, अरे बेटा मैंने आपको एक बात बोली ना, आपको क्यों फिट नहीं हो रही दिमाग में? आइसोथर्मल मतलब देखो एक सिस्टम है, वॉल पार्शियली कंडक्टिंग है, ठीक है। अभी बेटा वॉल मतलब थोड़ी थोड़ी कंडक्टिंग है, स्लाइटली कंडक्ट करती है। अब गैस का टेम्परेचर 47 डिग्री है इनिशियली, तो बेटा गैस तो कब से उस कंटेनर में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होगा तभी तो। और क्योंकि देखो वॉल तो कंडक्टिंग है ना, तो सराउंडिंग का 47 डिग्री टेम्परेचर है तभी तो उस गैस का भी 47 डिग्री टेम्परेचर है। यस यस सर। यस। अब तुमने क्या किया, बहुत धीरे 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 तुम क्या कर रहे हो, उसको कंप्रेस कर रहे हो। तो वैसे तो कंप्रेस करने पर टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, है ना? तो पर यहाँ पर क्या प्रेशर होगा, कांस्टेंट। यहाँ पर नहीं, प्रेशर बढ़ेगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वॉल्यूम जो है आप डिक्रीज कर रहे हो, है ना, तो प्रेशर तो इंक्रीज होना चाहिए। अब वो प्रोसेस पर पे डिपेंड करेगा कि वो एडियाबैटिक है या कौन सी है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो जब लॉन्ग टाइम लेते हैं तो वो आइसोथर्मल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सराउंडिंग में हीट रिलीज कर दी जाती है, और सराउंडिंग में हीट रिलीज करके और वो अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के जितना बैलेंस करके रखता है। समझ में आया? इसीलिए लॉन्ग टाइम के वक्त क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। हाँ, यदि यहाँ पर पूरी तरह से नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस ही हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर डेल्टा टी जीरो नहीं आता, फिर फर्स्ट वाला ए वाला ही करेक्ट होगा। ओके, यस बेटा, सेकंड वाला आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है ना, लॉन्ग टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होता है, इनफ टाइम मिल जाता है, और ऐसे में वो अपना टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के बराबर ही बैलेंस करके रखता है, यानी कि 47 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके चलता है। तो उसका टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो पाएगा, इसलिए डेल्टा टी इज जीरो फॉर द लॉन्ग टाइम वाली प्रोसेस। Sure. क्लियर? So like if I decrease volume, so temperature will decrease, ना? Like क्योंकि PV equals nRT होता है ना? बेटा लेकिन कौन सी प्रोसेस है उस पर डिपेंड करेगा ना। यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। यदि तुम प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ओके, Yes sir. तो आपको बस ये याद रखना है कि जब कभी भी लॉन्ग टाइम वाला आ गया और स्लाइडली कंडक्टिंग वॉल्स दे दी तो ऐसे में आपको आइसोथर्मल लेना है, ठीक है। और सडन प्रोसेस है, शॉर्ट टाइम में ऐसा हो रहा है तो एडियाबैटिक। क्लियर? इसके लिए मैंने पॉइंट भी लिखवाया था, आपको याद हो तो। यस बेटा, आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, समझ आया? और ये आइसोथर्मल है ऐसा मुझे कैसे पता चला बेटा? एक्चुअली क्या है, ये आइसोथर्मल है इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है बेटा। ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली प्रोसेस है और वॉल्स जो है वो स्लाइडली कंडक्टिंग है। अरे यार बेटा देखो ना, इसको सोचो, तुम खुद ही सोचो। यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस कंटेनर को, ये मेरे पास जो पड़ा हुआ है, मैंने ना इसके अंदर इस पिस्टन को, इसका इनिशियल टेम्परेचर जो था वो 320 केल्विन था, और बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर, सॉरी 420। एक मिनट, हाँ ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी, तो ये बाहर भी 320 केल्विन, क्योंकि ये कैसी है, स्लाइडली कंडक्टिंग वॉल है, तो ऑब्वियसली सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल। अभी मैं क्या करता हूँ, इस गैस को ना तुरंत एकदम से कंप्रेस कर देता हूँ। बेटा अचानक से मैं कंप्रेस कर दूंगा तो इन वॉल से हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। क्या नहीं मिलेगा? टाइम नहीं मिलेगा। ये सडनली कंप्रेस कर दिया तो अचानक से वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो फिर टेम्परेचर क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस से चेंज होगा, ठीक है ना। मतलब इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन आप स्लोली एकदम धीरे 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 इसको नीचे ला रहे हो, तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना चाहिए।
लेकिन जैसे ही अपना टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करता है तो हीट जो होती है वो सराउंडिंग में चली जाती है ना। फिर और कंप्रेस किया, फिर से हीट सराउंडिंग में जा रही है। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्रेस करते जा रहे हो, हीट जो है वो कंटेनर से निकल निकल के सराउंडिंग में जाती है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कभी चेंज हो नहीं सकता, तो इसलिए क्या होता है, अंदर वाले का टेम्परेचर वापस 320 पर मेंटेन हो जाता है। मतलब वो सराउंडिंग के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से। ठीक है, अभी आई बात समझ? सर लाइक प्रेशर कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करे तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करे। यस बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन सबको, चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, मोनोएटॉमिक गैस है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, और एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस जो है वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में भरी हुई है। ठीक है, और पिस्टन विच कैन मूव फ्रीली, वो पिस्टन ना फ्रीली मूव कर सकता है। सडनली गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। सडनली आपने क्या कर दिया, जो भी इनिशियल वॉल्यूम था उसके 1/8 वॉल्यूम तक कंप्रेस कर दिया। ठीक है, मतलब इनिशियल V था तो फाइनली V/8 हो गया। ओके, फाइंड द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर P0 एंड T0 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से। ओके, सो ऊपर वाले का सॉल्यूशन भी दिख रहा है और नीचे वाला क्वेश्चन भी दिख रहा है, तो जल्दी से अब सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वॉल लिखिए, मतलब कौन सी टाइप की प्रोसेस? बोलो एडियाबैटिक। बच्चों। एडियाबैटिक, वेरी गुड। नॉन कंडक्टिंग मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। गुड, तो अब इसको सॉल्व करना आसान है। ओके, चलिए क्या हम इसको सॉल्व करें? बेटा आपको बोला है कि इसको वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो लेट से V0 था, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0/8। ओके, और गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है, बोलिए दोस्तों, गामा मोनोएटॉमिक के लिए याद है, 5/3 है ना। तो हम जानते हैं कि पी वी रेस टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट होती है एडियाबैटिक के लिए, और नॉन कंडक्टिंग वॉल है इसलिए मुझे पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। ओके, तो पी वी रेस टू गामा इजिकल्स टू कांस्टेंट मतलब P1 V1 रेस टू गामा इजिकल्स टू P2 V2 रेस टू गामा। Put the value, get the answer. Initial P0, initial V0, गामा गामा मतलब 5/3, और यहाँ पर आपको P2 वो तो आपको फाइंड करना है, और V2 की वैल्यू जो है वो V0/8 और रेस टू 5/3। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो P2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो है P0 और ये V0 से V0 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 रेस टू 5/3, है ना। बेटा आपको पता है ये ये 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 रेस टू 3, बोलिए दोस्तों। यस। Yes. Yes. तो यदि 8 रेस टू 5/3 है तो मतलब 2 रेस टू 3 पावर 5/3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 रेस टू 5 यानी 32। क्या आपको ये बात समझ आई? तो फाइनल प्रेशर विल बी 32 P0। ओके, नाउ फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो वो तो फॉर्मूला अभी अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में भी, T रेस टू गामा-1 है ना। ओके, यहाँ पर
T1 is T नॉट, ये है V नॉट, गामा माइनस 1 मतलब 2/3 बचेगा, 5/3 माइनस 1 इज 2/3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर T2 और यहाँ पर V नॉट बाय 8 रेज टू 2/3। बेटा 4 टाइम्स हो गया है ना, T2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T नॉट आंसर। ठीक है, कुछ बच्चों ने एकदम सही सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ आया, इजी है दोस्तों। तो ये थी Yes. एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ओके बच्चा लोगों, इतना अच्छे से समझ में आया, नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, can you say the question once, please? Yes. The question I have sent you in the group also है ना, डाउट वाला ग्रुप। बट ओके, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके डन, आगे बढ़े। ये रहा लोअर पार्ट। ओके, सो ये तो हो गया अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लिखेंगे फ्री एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, चलो इसको बाद में लिखते हैं फ्री एक्सपेंशन को, पहले इसी का सिमिलर अपन कर लेते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बेटा ये क्या होती है, इट इज लाइक ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि मतलब कोई लाइक ये जो हमने ऊपर जितनी भी प्रोसेस की है उनकी तरह, मतलब एडियाबैटिक की जैसी ही है, लेकिन उनके जैसे लाइक कोई कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। लाइक उनका एक इक्वेशन होता है, ये समझ लो। ओके, सो वी कैन से एक तरह से एक इमेजिनरी कंडीशन हमने को देता है। ठीक है ना, सो वी कैन से इट इज अ, वी कैन से हाइपोथेटिकल process which is having a predefined equation as pv raised to, आप n लिख सकते हो, x लिख सकते हो, जो भी लिखो एक ही बात है ना। तो मैं x लिखता हूँ, pv raised to x is equals to constant। और बेटा इस x की वैल्यू 1 2 3 4 हाफ -1 -2 कुछ भी हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है, आ रही है? ओके, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम और X की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, ये मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक किसी पर डिपेंड नहीं करती, ये X की वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करती। एक हाइपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ये समझ लो। आपको बस ऐसी कंडीशन दे दी और आपको बस उसको ड्राइव करना है। समझ में आया बच्चों? क्लियर? Yes. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हेंस आप यहाँ पर लिख सकते हो पी वी रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। तो इसी तरह से क्या हम ऐसे नहीं कर सकते, टी वी रेस टू गामा -1 होता था, वैसे एक्स -1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह से वी रेस टू एक्स एंड पी रेस टू 1 - x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसा ही होता था ना इक्वेशन, याद है? यस, वी रेस टू गामा, सॉरी वी रेस टू गामा पी रेस टू 1 - गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जैसा कि एडियाबैटिक में होता था। वही कंडीशन मैंने यहाँ फिर से लगा दी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर v नहीं, यहाँ पर t लिखना था, मैंने v लिख दिया गलती से। हाँ, t रेस टू गामा p रेस टू 1 - गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। या क्लियर, गामा की जगह सिर्फ x लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, और इस x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ओके बच्चा लोगों, क्या आप इस बात को समझ पाए? हेलो, Yes, sir. Yes.
बेटा ये कोई मतलब किसी कंडीशन पर बेस्ड नहीं, लाइक ऐसे इक्वेशन आपको गिवन होगी, बोल दिया होगा क्या पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन ऑफ अ पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज गिवन बाय पी वी रेज टू हाफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको x की जगह अब हाफ यूज करना पड़ेगा पूरी जब भी सॉल्व करोगे तब, है ना। चलिए यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, समझ रहे हो, या फिर इसको आप एन सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दोनों ही फॉर्मूलाज परफेक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सेम ही रहेंगे, कोई भी प्रोसेस हो सबके लिए ऐसे ही आता है। हाँ जी, वर्क डन की बात है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो वर्क डन बाय द गैस, बेटा वर्क डन बाय द गैस के लिए एडियाबैटिक में क्या फॉर्मूला आया था, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं ना। तो क्या फॉर्मूला था बेटा, एन आर T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, है ना। या फिर आप इसको लिख सकते हो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। दैट्स ऑल। यहाँ पे यहाँ पर x अब नहीं होगा। हाँ क्या हुआ, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, मतलब आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि जैसे अपना एडियाबैटिक में ये फॉर्मूला था, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गामा की जगह कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है, समझ में आया। यहाँ पर गामा की जगह कौन आएगा, एक्स। जो एडियाबैटिक का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गामा की जगह एक्स आ रहा है और एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन दिस प्रोसेस, तो आप बोलोगे कि हीट एक्सचेंज, तो वो हो जाएगी डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। बस डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज करके और आंसर निकाल लोगे। समझ में आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए, पहले इतना बता दो, ठीक है। आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, मतलब एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ऐसा समझ लो कि जो आपको सिर्फ कैलकुलेट कराने के लिए दी गई है बस, ठीक है। So like this is like a random process ना कि बस एक हाँ कोई P मिला V मिला और हमने देखा कांस्टेंट आ गया वो। यस, ठीक है, कि कोई भी रैंडम प्रोसेस है जो ऊपर वाली कोई भी प्रोसेस में से नहीं है, ये डिफरेंट है। क्लियर, ओके, नोटेड ऑल ऑफ यू, यस। ओके दोस्तों, सो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन पर, ठीक है। सो फ्री एक्सपेंशन, नेक्स्ट लिखिए, फ्री एक्सपेंशन। अब देखिए फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है ना, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि लाइक कोई भी वी कैन से एक चैम्बर है जो वैक्यूम है और दूसरा चैम्बर है जिसमें गैस भरी हुई है। बेटा जहां पर भी वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम के लिए वॉल्यूम तो होता है, टेम्परेचर भी होता है, लेकिन प्रेशर जीरो होता है ना, प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। तो जहां पर भी वैक्यूम है तो आप समझ लो कि वहां पर क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा। और हम दोनों सिलेंडर्स को किसी तरह से कनेक्ट कर लें तो क्या होगा, गैस जो है वो वैक्यूम की तरफ भागने लगेगी ऑटोमेटिकली, लेकिन वो किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं कर रही है ना, वो सिर्फ एक्सपैंड हो रही है, लेकिन उसको एक्सपैंड होने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम लोग इसको फ्री एक्सपेंशन बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्री एक्सपेंशन के बारे में, तो बेटा लिख लीजिए इफ अ सिस्टम या फिर अ गैस। बेटा देखो एक पिस्टन होता है तो पिस्टन को धक्का दिया जाता है और ये खिसकता है ना, तो यहाँ पर वर्क हो रहा है,
लेकिन बेटा यदि यहाँ पर एक सिलेंडर ऐसा है और एक सिलेंडर ऐसा है और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वॉल लगा रखा है, ठीक है, इधर पूरी तरह से वैक्यूम है, इधर गैस भी होती तो बात अलग थी, लेकिन इधर पूरा वैक्यूम है। जैसे ही आप ये वॉल ओपन करते हो गैस यहाँ से ऑटोमेटिकली इधर चली जाती है, इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? वर्क तो तब होगा जब गैस किसी चीज पर फोर्स लगा रही है, किसी पॉइंट पर फोर्स लगा रही है और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तब वर्क होता है, वरना वर्क नहीं होता, ठीक है। क्लियर? सर बट यहाँ तो पिस्टन ही हटा दिया ना। पिस्टन है ही नहीं, वही तो मैं बोलना चाह। एक बात बताओ, तुम जैसे कि डिओड्रेंट लगाते हो या स्प्रे यानी कि कोई भी सेंट यूज करते हो, है ना, परफ्यूम यूज करते हो, बेटा आप जैसे ही उसको स्प्रे करते हो क्या होता है, पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाता है। ऑटोमेटिकली फैल जाता है, फैलता है ना? यस सर। यस, उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। मम्मी खाना बनाती है तो जो उसकी मसालों वगैरह की जो स्मेल होती है तो क्या होती है, पूरे घर में फैलती है ना, तो वो फ्री एक्सपेंशन है, ठीक है, उसमें कोई अच्छा वर्क नहीं होता। अच्छा, सो नो वैक्यूम कंडीशन इज लाइक नेसेसरी। यस यस, ठीक है ना, मतलब वैक्यूम कंडीशन नेसेसरी नहीं है इसके लिए, ठीक है, Or so मतलब it's the फ्रीली same as गैस diffusion, right? एक्सपैंड हो रही है। हाँ, क्या हुआ बेटा? It's the same as diffusion, right? यस, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अच्छा ओके सर। इफ अ सिस्टम, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि गैस expands in such a way that no heat, मतलब बाहर से कोई हीट एंटर नहीं कर रही, no heat enters or leaves the system, and also no work is done, no work is done by or on the system, by or on the system, समझ रहे हो? तो सिस्टम भी कोई वर्क नहीं करता और सिस्टम पर भी कोई वर्क नहीं होता है इस प्रोसेस में, है ना। Then expansion is called free expansion. Then the expansion is called free expansion. ठीक है, तो जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है बेटा, डेल्टा क्यू जीरो होता है, तो दैट इज इन फ्री एक्सपेंशन डेल्टा क्यू जीरो, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं, वर्क डन भी जीरो, वर्क डन भी जीरो, ओके। और यदि वर्क डन जीरो होगा तो ऑब्वियसली चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी जीरो ही होना पड़ेगा, मतलब कि ना तो हीट एक्सचेंज हुआ, ना वर्क हुआ, और ना ही टेम्परेचर में कोई चेंज आया, ठीक है, तो ये फ्री एक्सपेंशन होता है। सर सो प्रेशर ऑफ गैस विल चेंज ना एंड वॉल्यूम विल इंक्रीज। यस बेटा, यस, प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन वर्क नहीं होगा उसके बाद भी, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सर प्लीज स्क्रॉल अप। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रेशर एंड वॉल्यूम will change, but temperature remains constant. Temperature remain constant during free expansion, ठीक है। सर टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट है? बेटा टेम्परेचर, बाहर से कोई हीट ली नहीं, बाहर से ना हीट ली ना हीट दी, एक तरफ हमने बोल दिया पूरी तरह से वैक्यूम है ना, तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर लाइक जब डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं तो वो बेटा कैन वो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एक्चुअली वो डिफ्यूजन स्क्रॉल अप प्रोसेस प्लीज। है, हाँ, वो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है, वो सेंट वाला जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। वो उसमें क्या होता है, बाहर की तरफ क्या है, ऑलरेडी एयर वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, मैं बता रहा हूँ कि उसमें जैसे सेंट की स्मेल फैलती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही देखो, एक तुम्हारे पास ये गैस है, ठीक है, और यहाँ पर जो भी प्रेशर पर गैस है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर टी नॉट है, बट बेटा क्या हो रहा है, ये पूरी वॉल जो है ये पूरी तरह से इंसुलेटिंग है, यू गेटिंग, यस पूरी सर। तरह से क्या है, इंसुलेटिंग है, और यहाँ पर तुमने वॉल ओपन कर लिया और इस तरफ वैक्यूम था, तो बेटा ये सारी गैस इस तरफ आ जाएगी, लेकिन बाहर से ना तो हीट ली और ना ही हीट दी,
ठीक है। और ऊपर से क्या हो रहा है, गैस एक्सपैंड तो हो रही है लेकिन गैस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि ये किसी पिस्टन को धक्का देके मूव नहीं करा रही है, ये बस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है। समझ में आया? क्लियर? यस सर। सर डिफ्यूजन में भी तो बिल्कुल सेम ही चीज होती है ना, हाँ, गोइंग फ्रॉम इसीलिए हाई मैंने प्रेशर। डिफ्यूजन का यस, इसीलिए मैंने डिफ्यूजन का एग्जांपल दिया था, ठीक है ना यस सर। कि बच्चों, तो आपको बस ये याद रखना है कि इसमें कोई वर्क नहीं होता, कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता, टेम्परेचर जो है वो फ्री एक्सपेंशन में कांस्टेंट रहता है। तो एक तरह से आप इसको आइसोथर्मल की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। पर ये आइसोथर्मल नहीं है, ये फ्री एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल में तो वर्क होता है लेकिन इसमें Just वर्क hold नहीं होता। हाँ, यस, ठीक है। तो कभी भी आपको फ्री एक्सपेंशन वर्ड लिखा मिले तो समझ जाओ कि वर्क जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, और हीट एक्सचेंज भी जीरो। यस बेटा, करेक्ट। सर बट इन्फिनिट वैक्यूम हो नहीं सकता ना। हाँ, नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफाइंड बाउंड्रीज लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। तो दो सिलेंडर ले लिए जैसे, बेटा गैस किसी सिलेंडर में भरी हुई है और गैस खुद प्रेशर लगा के सिलेंडर का पिस्टन को डिस्प्लेस करती है। गैस मतलब अपना वॉल्यूम को एक्सपैंड करती है ना। कैसे? वो खुद वॉल को पुश करके और मूव करा रही है, जैसा मैंने डेरिवेशन में बताया था, तो वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज को पुश नहीं किया जा रहा है, समझ में आ रहा है? गैस बस फ्रीली मूव करके और एक्सपैंड हो रही है, ठीक है। समझ में आया? तो बच्चों ये था फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। बस ये आपको कहीं पे भी फ्री एक्सपेंशन वर्ड लिखा मिले तो आपको क्या करना है, समझ आ गया? बस डेल्टा यू को जीरो करना है, डेल्टा क्यू को भी जीरो करना है और डब्ल्यू को भी जीरो करना है, और इसको आप एक आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ट्रीट कर सकते हो, मतलब वर्क जीरो रखना है बस। ओके बच्चों, तो इतनी सी बात ही थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्री एक्सपेंशन तक आप सभी ने लिख लिया है ना? ओके बच्चों, चलिए, तो यहां तक अपना जो है ये फ्री एक्सपेंशन भी खत्म हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है ना। तो कई बार क्या होता है, आपको ना गैसेस का मिक्सचर दे दिया जाता है ना, गैसेस का मिक्सचर दे दिया जाता है। तो कैलोरीमेट्री में लिखवा सकता हूँ मैं वो चीज, या फिर यहाँ पर भी लिखवा सकता हूँ। चलो यहीं पर लिख लेते हैं ना, यहीं पर लिख लेते हैं, इट्स बेटर। चलिए, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो आपस में मिक्स तो होती है लेकिन आपस में रिएक्ट करके नई गैस नहीं बनाती, ठीक है। क्लियर? देखेंगे हर्षिल, डोंट वरी, देखेंगे है ना, क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी। तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब गैसेस आपस में मिक्स तो होती है लेकिन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके और CO2 नहीं बनाएंगे, समझ रहे हो? वहां पर क्या रहेगा, यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगी, CO2 है तो CO2 ही रहेगी, आपस में वो मिक्स होकर कुछ नई गैस या फिर एक दूसरे में कन्वर्ट होने का काम नहीं करेगी, ठीक है ना। वो गैस सेम रहेगी, आपस में रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो आपको कई बार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर फाइंड करना पड़ जाता है, तो ऐसे करोगे
फर्स्ट केस के नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, यानी कि N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक है ना। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अच्छा दोनों एक साथ लिख लेते हैं, N1 एंड N2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड गैस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। M1 and M2 are the molecular weights of first and second gas respectively, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो होता क्या है बेटा, दो टाइप की गैसेस है ना, तो अब आपको पूछा जाता है कि कंबाइंडली यदि आप इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया जाए या फिर क्वेश्चन में यूज हो, तो उस इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। तो ये मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा। नेक्स्ट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि हम लिख लेते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मिक्सचर की मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? ओके, एक तरह से ये है सीवी मिक्सचर एंड सीपी मिक्सचर, है ना। तो सीवी मिक्सचर N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। इसी तरह से आप सीपी मिक्सचर भी फाइंड कर सकते हैं। तो सीपी मिक्सचर यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, ऊपर वाला कांस्टेंट वॉल्यूम पड़ता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। So ये like निकाल कैसे रहे formulas? क्यों बेटा? So like how did these formulas come? हाउ दिस फॉर्मूलाज केम, ओके बेटा देखो, आपको ये बात तो पता ही है कि फर्स्ट गैस है ना। देखो लेट्स से मेरे पास ये कंटेनर है ना, इसमें N1 मोल है, वो फर्स्ट गैस के है, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, और N2 मोल जो है वो M2 मॉलिक्यूलर वेट वाली गैस के है। तो आपको पूछा कि टोटल कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे क्यों ना मैं टोटल में इसका क्या कर लूं, टोटल मास ले लूं। तो N1 मोल जो है वो Sir, M1 क्या है ना, N1 सर इंटू फर्स्ट M1 वाला ये, समझ आ गया, नीचे हाँ का पूछ रहा हूँ, नीचे वाला। बेटा ये भी उसी तरह से ही है, ठीक है, ये भी उसी तरह से ही है, ओके क्लियर, ये भी उसी तरह से ही है। नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है उनकी मोलर स्पेसिफिक हीट, तो इसलिए जैसे मॉलिक्यूलर वेट को का फॉर्मूला फाइंड करता है वैसे ही ये वाला भी फाइंड करता है, ठीक है। सर मॉलिक्यूलर वेट में तो वेटेड एवरेज बाय टोटल मोल्स करते हैं, इसमें ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? NCV1 प्लस N2CV2। ये वही है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो देखो CV1 N1 एंड N2 तो नंबर ऑफ मोल्स है, CV1 क्या है, CV1 एंड CV2 मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट, बताया तो था मैंने उस दिन, याद है जो फॉर्मूला लिखवाया था, कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द गैसेस, गैस 1 एंड 2 बोल सकते हो। एंड CP1 एंड CP2 क्या होता है? ओके दोस्तों, सुनाई दिया, समझ आया, सॉरी, आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूलाज, आपका काम हो जाएगा। डब्बा कर लो इनके ऊपर और स्टार मार्क लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, can you scroll up? हाँ जी, ठीक है, चीज को आप अच्छे से कॉपी कर लो। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है ना। मुझे लगता है केमिस्ट्री में आपको लिखाया होगा सर ने ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी, है ना। केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होता, Yes. कम ही होता। हेलो
Sir has given in chemistry for molecular weight, not for molar specific heat. Yes, ओके sir. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वैसा ही है। वैसे मैं आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री में अच्छे से थोड़ा डिटेल में लिखाऊंगा। डिटेल में क्या है, मतलब डेफिनेशन के साथ लिखाऊंगा, तो वहां पर और देख लेंगे। ठीक है बेटा, इससे ये फ्री एक्सपेंशन लिखना बाकी है क्या अभी आपको? ये इससे ऊपर तो फ्री एक्सपेंशन था, मॉलिक्यूल ये यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ठीक है, या लोअर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट। ओके दोस्तों, तो एक क्वेश्चन कर लेंगे, तो उससे आप लोगों को थोड़ा, यहीं तक है। अब मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? 1 मिनट सर। हाँ जी, Done, sir. डन। चलिए दोस्तों, सो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा ही है। तो क्वेश्चन इज, या द क्वेश्चन इज, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, a vessel of volume 2 into 10 raised to minus 2 meter cube contains a mixture of hydrogen and helium, contains a mixture of हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, एंड हीलियम। बेटा एक बात याद रखना, गैसेस नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिएक्ट कर लेगी तो फिर वो नया प्रोडक्ट बना देगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। At 47 degrees Celsius temperature and 4.15 into 10 raised to 5 Newton per meter square pressure, ठीक है, the mass of the mixture is, mass of the mixture is 10 raised to minus 2 kg, किलोग्राम, है ना, 10 raised to minus 2 kg. Calculate the masses of the hydrogen and helium in the given mixture. Find the masses of hydrogen and helium in given mixture. हाइड्रोजन और हीलियम के मासेस कितने हैं वो आपको बताना है इन द गिवन मिक्सचर। तो बेटा ये सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअली पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की एप्लीकेशन है। ओके, अब अपने हिसाब से ट्राई करो बेटा, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से सोचो और करो, खुद से सोचोगे तो हो पाएगा। यस बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही होता है, ठीक है, पास्कल ही है वो, यानी कि ऐसा यूनिट गिवन है आपको। सर एक बार ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा होगा क्या था? अच्छा एक और चीज, एक मिनट बच्चों, बच्चों सुनो सुनो सुनो, अब अपने को इतना कुछ तो लिख ही लिया है, तो एक और काम कर सकते हैं ना, गामा मिक्सचर यदि कोई आप पूछ ले तो वो भी आप लिख सकते हो। देखो गामा मिक्सचर, इस मिक्सचर के लिए गामा कितना होगा, तो वो आप क्या करोगे बेटा, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर कर दोगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर N1 CP1 प्लस N2 CP2 सो ऑन, डिवाइड बाय यहाँ पर N1 CV1 प्लस N2 CV2 सो ऑन, बस हो गया, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, यदि गामा मिक्सचर पूछ लिया जाए तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सीपी मिक्सचर आपके पास है, सीवी मिक्सचर आपके पास है, तो गामा मिक्सचर ये हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, सीपी अपॉन सीवी गामा होता है, तो गामा मिक्सचर का यदि पूछ लिया जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके दोस्तों, Yes. यस गुड। हो रहा है सॉल्व बेटा, आपको सिर्फ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। Sir, 1 second. हम्म,
So R will take as that 25/3 ना? हाँ बेटा, आर की वैल्यू आप कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 25/3 यूज कर सकते हो, परफेक्ट वैल्यू है। एक्चुअली इसकी वैल्यू 8.3144 समथिंग होती है, लेकिन वो 25/3 के बराबर ही है, ठीक है। ओके दोस्तों, हो रहा है? क्या मैं सॉल्व करूं? Sir, we're almost finishing it. ओके ओके ओके। ओके, चलिए तो आंसर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज आपको बोला है कि गैस हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो 2 × 10⁻² मीटर क्यूब है, ऐसा यूनिट में गिवन है। उसके बाद कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो बेटा हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए, इसके लिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर वेट पता है ऑलरेडी, है ना। कितना होता है? 2 ग्राम एंड वी कैन से 4 ग्राम्स, राइट। सॉरी, एक मिनट, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यस बेटा, तो आपको क्या क्या बोला है, देखो आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, यस दोस्तों, H2, यस और नो। इसका कितना होगा? 2 ग्राम, यानी कि 2 × 10⁻³ kg लिख सकता हूँ। और हीलियम गैस को क्या लिखूंगा? 2He4, यानी कि 4 × 10⁻³ kg। क्या आप इससे एग्री हैं? बोलिए दोस्तों। ये मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया और मास ऑफ हीलियम गैस हो गया। मॉलिक्यूलर वेट, एक्चुअली नॉट मास, इट इज मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल M। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपको? आपको गिवन है कि प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर या फिर प्रेशर इन दिस ऑफ दिस कंप्लीट गैस इज दिस वन। ये भी SI में गिवन है। ओके, तो आपको बताना है मास ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, मास ऑफ द मिक्सचर भी गिवन है, यानी कि स्मॉल m1 प्लस, यानी कि स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2, ऐसा ले लेते हैं। यानी कि ये कितना गिवन है आपको? 10⁻² kg। चलिए, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप कर सकते हैं क्या? PV इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2, ये टोटल मोल्स हो गए, RT। वैल्यू रख लीजिए, T की वैल्यू 4.15 × 10⁵ V की वैल्यू है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। N1 प्लस N2, N1 को आप लिखोगे स्मॉल m1 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 × 10⁻³ प्लस m2 अपॉन मास ऑफ हीलियम कितना है? 4 × 10⁻³ ये तो हो गया इसका नंबर ऑफ मोल्स। R मतलब 25/3 लगा लो, और T 47 डिग्री मतलब 320 डिग्री, 320 केल्विन, सॉरी। क्लियर? समझ में आया? यस। हाँ बेटा बोलिए। मुझे N1 + N2 249/80 मिल रहा है। N1 + N2 249/80 मिल रहा है। हाँ, N1 + N2 आपको डायरेक्टली कैसे मिल सकता? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वो हाँ सॉल्व तो 79 ठीक by है, 80. तो N1 की वैल्यू ये रख दोगे, N2 की वैल्यू ये रख लोगे ना, बात तो वही है। ओके। अच्छा, ओके। हाँ, तो बेटा अब क्या करना है आपके पास, यहाँ पर M1 और M2 में आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। आपको M1 और M2 में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, तो यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम लेके और इसको सॉल्व करते हैं, तो 2m1 + m2 और दैट विल बी इक्वल टू, इन सबको सॉल्व करने पर जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, जो कुछ भी मिलता है तो वो 12.48 या 12.5 के आसपास कुछ रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सॉल्व करोगे m1 m2 मिल जाएगा, ओवर। क्या आप इस बात को समझ पाए? ठीक है। आपने अब वो Sir, I did it differently. ओके, So what is the आपका answer? आंसर
हेलो। So what is the actual correct answer? फाइनल आंसर इज m1 की वैल्यू जो है वो 2.48 इंटू 10⁻³ kg। ओके, या फिर 2.5 इंटू 10⁻³ kg बोल सकते हो, और m2 की वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि 2.5 ग्राम्स एंड 7.5 ग्राम्स। ओके Sir, हाँ sir, you have done for like molar mass of H2 अपने 2 ग्राम्स होता है ना, हम 2 ग्राम्स लिखते हैं ना केमिस्ट्री में, तो आपने उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। हाँ बेटा, क्योंकि सारी चीजें एसआई में तो एसआई में लिखनी पड़ेगी। हाँ, ग्राम्स में रखते तो आंसर ग्राम्स में आ जाता आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, ओके सर। बट प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये वाली इक्वेशन सॉल्व करने में होती फिर इन दोनों को, इसलिए आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि सर यूनिट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। सर हम्म so can we do like this? We write n1 m1 plus n2 m2 equals 10 minus 2, वो एक इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ, चलेगा एंड देन चलेगा। यस, और फिर n1 plus n2 वाला इक्वेशन। हाँ हाँ। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं? बट मुझे लगता है कि ये वाला आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। m1 प्लस m2 ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था, इक्वेशन नंबर 1 तो गिवन था आपको, बस खाली ये और करना था आपको, हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो m1 की वैल्यू जो है वो 2.48 इंटू 10⁻³ kg के आसपास आ रही है। आप इसको नियरली 2.5 इंटू 10⁻³ kg भी बोल सकते हो। और जो m2 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 7.5 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, स्टार्टिंग बेटा यहाँ तो डेटा ही लिखा हुआ है मैंने ऊपर तो, है ना। ओके बच्चों, समझ आया अच्छे से? आगे बढ़ सकते हैं? चलो वो पर प्लीज। हम्म, इसके नीचे तो सिर्फ आंसर्स लिखे हुए हैं ना। ओके, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। क्वेश्चन इज द प्रेशर इन अ मोनोएटॉमिक गैस, द प्रेशर in a monoatomic gas increases linearly from 4 into 10 raised to 5 Newton per meter square to 8 into 10 raised to 5 Newton per meter square when its volume increases from 0.2 meter cube to 8 into 10 raised to 1 मिनट 0.5, सॉरी ये ज्यादा हो गया इसलिए 0.5 ही ठीक है। हाँ, 0.5 मीटर क्यूब। फाइंड, इसमें फर्स्ट है वर्क डन बाय द गैस, और जो सेकंड चीज जो पूछना चाहता हूँ वो है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, या ट्राई दिस। सिंपल सा ही क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व इट। ठीक है, आप समझ पा रहे हो ना, लीनियरली इंक्रीज हुआ का मतलब क्या हुआ? लीनियरली इंक्रीज हुआ मतलब ये पीवी कर्व है, तो ऐसे ऐसे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक
और ये इनिशियल प्रेशर से फाइनल प्रेशर तक बेटा ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया ना? ये देखो, ये लीनियरली इंक्रीज हुआ, स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना? और बाकी डेटा गिवन है, तो आपको अब सोच समझ के सॉल्व करना है, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? सर टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है ना? बेटा ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, ठीक है? आपको बोला लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं ले सकते, जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? यानी कि एक तरह की पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस टाइप की हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इन अ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली हियर टू हियर। सर ठीक इसको है। पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करके करेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी तो हर जगह यूज होता है ना। और आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है, एरिया अंडर द कर्व, याद है कि नहीं? बस उसी से आंसर आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी करना है तो उसका फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही होता है, एनसीवी डेल्टा टी, या फिर एफ बाई टू एनआर डेल्टा टी। तो सारी इंफॉर्मेशन तो गिवन है आपको, तो यू कैन डू इट। Sir, here they have written P increases linearly. So like how do we know that is P directly proportional to V? V can be directly proportional to T also, ना? दिया नहीं जो। The PV graph. ये पीवी ग्राफ ही मैंने ड्रॉ करके दे दिया, अभी आपको क्या चाहिए? वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये शेडेड रीजन दिख रहा है ना, ये पूरा इतना एरिया आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? ओके दोस्तों, बेटा सिंपल है यार, वर्क डन चाहिए तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लो ना। तो यहाँ पर प्रेशर P1 था, यहाँ पर प्रेशर P2 था, तो ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है ये? बोलिए दोस्तों, ट्रेपेजियम बन रहा है क्या? यस। आप चाहें तो पहले यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल का एरिया ले सकते हैं और एक ट्राइंगल का एरिया ले सकते हैं, एक ऑप्शन तो ये रहा। दूसरा ये रहा कि ये P1 है और ये P2 है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंस है ये V2 माइनस V1 है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल, हाँ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, वो कितना है? V2 माइनस V1, ठीक है? ये इसका एरिया हो जाएगा। या फिर आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया, फिर ये वाला, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का ऐड कर लो, कैसे भी करो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो? ये 12 इंटू 10⁵ हो गया, और वॉल्यूम कितना है? तो 0.2 से 0.3 मीटर क्यूब, ठीक है? यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है 6 इंटू 3 18, 1.8 इंटू 10⁵ जूल्स, है ना दोस्तों? तो 1.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁵ जूल्स, ये तो आ गया वर्क डन, पहला वाला पार्ट तो हो गया। दूसरा चाहिए आपको, तो दूसरे के लिए क्या करोगे? दूसरा वाला सिंपल है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू F/2 एन आर डेल्टा टी, ठीक है? अब बात यह है कि F/2 एन आर डेल्टा टी करोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो बेटा हम लोग एक और काम कर सकते हैं, F को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो nRT2 माइनस nRT1, और ये आगे कौन है? ये F/2 है, ऐसे ही रहने दो उसको, ठीक है? तो ये F/2, बेटा इसको हम लोग P2V2 माइनस P1V1 नहीं लिख सकते? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए दोस्तों। nRT2 को P2V2 लिख सकता हूँ और nRT1 को P1V1 लिख सकता हूँ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सारा तो गिवन है। F की वैल्यू मोनोएटॉमिक 3/2, मतलब 3, तो यहाँ बाई 2 तो वैसे भी है, ओ
आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज तो गिवन है तो रखेंगे तो 4.8 इंटू 10⁵ जूल्स मिलेगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो पहला वर्क डन पूछा जाए तो ये रहा, और उसके बाद यदि चेंज इन इंटरनल पूछा जाए तो ये रहा। ओवर, फिनिश, खत्म। सो बच्चा लोगों यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिया है, वेरी नाइस, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर हाँ बेटा, सो वो लोग इंक्रीज लीनियरली बोले तो दे डिड नॉट लाइक मेंशन इन व्हिच ग्राफ ना, लीनियरली। बेटा लीनियरली बोला है मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन होगा दोनों के बीच में, यही इसका मतलब होता है पीवी कर्व। देखो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर के साथ वॉल्यूम लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पी प्रोपोर्शनल टू वी, लीनियर रिलेशन, ठीक है। सो बट उनने दिया नहीं ना कि लीनियर रिलेशन बिटवीन पी वर्सेस वी, उनने डायरेक्ट सब क्वेश्चन पढ़ो, प्रेशर इन अ मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेस लीनियरली फ्रॉम हियर टू हियर व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस दिस। तो बेटा प्रेशर और वॉल्यूम की ही बात कर रहा है, ठीक है। यस सर। इंक्रीजेस लीनियरली विद वॉल्यूम, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में बात की है यहाँ पर, कोई तीसरी चीज के बारे में बात ही नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए उन दोनों के बीच में यस, सर यस, इसमें टेम्परेचर मतलब कुछ भी हो सकता है ना, लाइक जैसे वेरी कर सकते हैं ना। हाँ टेम्परेचर वैरी करेगा ऑब्वियस, तो टेम्परेचर वैरी कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज मिला है हमें। यस सर। सर एंड वो जो हम एक सम किए थे ना उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस है आइसोथर्मल वाला, उसमें जब आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाँ लाइक वो कैसे हो सकता है? बेटा मैंने समझा नहीं आपको प्रॉपर्ली। एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं बताया था मैंने, वर्क डन पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। आज की क्लास शुरू ही वहीं से हुई थी बेटा, जिस चीज का कोई डाउट नहीं वो दे कैन लीव। ये देखो ये स्टेटमेंट लिखवाया था ना मैंने, वर्क डन ग्रेटर देन 0, तो मतलब फाइनल टेम्परेचर विल बी लेस देन इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। अरे टी और बी का रिलेशन देख लो ना, उसी से पता चल जाएगा आइडियाबैटिक प्रोसेस में, ये टी वी रेस टू गामा -1 उसी से पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा, ओके। यस सर, तो वो एडियाबैटिक में। यस एडियाबैटिक में। सर और फिर जब आपने फिर बोला कि लॉन्ग टाइम लगेगा तो आइसोथर्मल बोल देंगे उसको। हाँ लॉन्ग लॉन्ग टाइम जब भी लगता है आइसोथर्मल। हाँ सर, तो वो वाले प्रोसेस में आइसोथर्मल बोलने से पहले जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर उसमें भी इंक्रीज होगा। होना चाहेगा, लेकिन वॉल जो है वो कंडक्टिंग है ना, तो वो क्या करेगी, सराउंडिंग में हीट को छोड़ देगी, सराउंडिंग में हीट को छोड़ देगी, टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। सर नहीं नहीं, ओनली इन एडियाबैटिक व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस टेम्परेचर को इंक्रीज होना पड़ेगा ना, बाकी प्रोसेसेस में थोड़ा हाँ ऐसा। यस। तो फिर इसमें क्यों होना चाहेगा टेम्परेचर इंक्रीज जब अरे वॉल्यूम बेटा डिक्रीज? सिस्टम को हीट रिलीज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, वो इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि बाहर निकल ही नहीं पाती हीट, तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज नहीं, होना ही पड़ेगा फिर। स्लो में बोल रहा हूँ, स्लो वाले प्रोसेस में बोल रहा हूँ कि व्हाई विल द टेम्परेचर वांट टू इंक्रीज, ऐसा क्या होगा? बेटा जब भी देखो पीवी इज टू एनआरटी है, इसके अलावा क्या हो रहा है, तुम गैस को कंप्रेस कर रहे हो, है ना। यस सर। तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में, अब उसकी एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए ना, तो तुम सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तुम उसको हाँ यस कंप्रेस सर। कर रहे हो, तुम सिस्टम पर वर्क कर रहे हो, और तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा फिर, बोलो। वॉल्यूम इफ यू आर डिक्रीज डूइंग होगा, वर्क ऑन प्रेशर सिस्टम, इंक्रीज। हाँ, तो बेटा वहां पर क्या होगा फिर, प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर आपको क्या करना है, मतलब वहां पर ऑब्वियसली तुम उस पर वर्क कर रहे हो, मतलब तुम सिस्टम को हीट देने की कोशिश करो एक तरह से, है ना। तो लाइक हम हीट तो ना दे रहे, हम कंप्रेस अरे कर रहे हैं। ये सोच, वो छोड़ो, तुम डेल्टा क्यू इजिकल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ले लो, ठीक है। हाँ ओके। तुमने सिस्टम पर वर्क किया, है ना, तो यस डब्ल्यू सर। तुमने नेगेटिव ले लिया, यदि तुमने डब्ल्यू को नेगेटिव लिया
तो ऐसे में तुम्हारा Q की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? Yes. और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट मेंटेन होता है क्योंकि सराउंडिंग के साथ उसका अच्छा लेन देन है, ठीक है? Yes, sir. यदि डेल्टा क्यू जीरो हो जाता, पूरी तरह से इंसुलेटिंग वॉल हो जाती, तो वर्क नेगेटिव होने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता। समझ में आया? नहीं नहीं सर, आपने बोला कि टेम्परेचर विल ये वांट फर्स्ट टू लॉ ऑफ इंक्रीज ना। थर्मोडायनेमिक्स से, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से प्रूव हो रहा है, ठीक है? देखो इधर, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना? तुमने कंप्रेस किया, मतलब वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव है। और तुमने यदि वॉल कैसी ले ली होती, पूरी तरह से यदि इंसुलेटिंग वॉल ले ली होती, तो डेल्टा यू, बेटा ऐसे में क्या हो जाता, यदि वर्क डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू इंक्रीज होता ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाता, करेक्ट? लेकिन वॉल जो है वो क्या कर रही है, वो सराउंडिंग के साथ अच्छा लेन देन रखती है, तो वो क्या करती है बेटा, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, इसलिए वो बाहर हीट रिलीज कर देती है। तो ऐसे में डेल्टा यू जो है वो कांस्टेंट रह जाता है, सिर्फ वर्क डन जो भी हो रहा है उतनी हीट बाहर निकल जाती है। समझ में आया? हेलो सर नहीं नहीं, आपने बोला टेम्परेचर विल वांट टू इंक्रीज ना, मेरा सिर्फ वो मुझे समझ आ गया कि लेन देन हो रहा है इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट आपने उससे पहले बोला टेम्परेचर विल वांट टू इंक्रीज, अब वो व्हाई विल इट वांट टू इंक्रीज वो पूछ रहा हूँ। अरे वॉल्यूम यार के यही तो बताया मैंने अभी, तुम्हें समझ ही नहीं आया। देखो ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है? वर्क किया तो ये फुल डब्ल्यू क्या नेगेटिव। हुआ, नेगेटिव, है ना? ओके। यस सर। यदि ये बॉल जो होती ये इंसुलेटिंग होती, मान लिया इंसुलेटिंग होती, तो ऐसे में डेल्टा यू के साथ क्या होता, डेल्टा यू तो इंक्रीज होता कि नहीं होता? हेलो, यस। है ना? तो डेल्टा यू इंक्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तभी ऐसा होगा ना। हाँ यस सर, तो ऐसे मतलब में डेल्टा क्यू कांस्टेंट है यहाँ पे। हाँ, वो डेल्टा क्यू कांस्टेंट यदि होता तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता, पर अभी डेल्टा क्यू कांस्टेंट नहीं है, हीट बाहर रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा यू कांस्टेंट हो गया। अच्छा ओके सर। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।